हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और पहले जो मैं कहानी और नाटक पढ़ा रखी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो भी आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वो सब भी आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आज जो मैं कहानी पढ़ने वाली हूँ वो कहानी है हमारी दुलाई वाली। ठीक है, ये कहानी जो है राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा लिखित है और इन्हें जो है बंग महिला के नाम से भी जाना जाता था। अगर इनकी जन्म की बात करें, हम राजेंद्र बाला घोष जी की जो जन्म है वो 1882 ईस्वी में हुई थी। और ये दुलाई वाली जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्ज़ापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्म पत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की काल क्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ निम्न हैं। तो इनकी कौन कौन सी कहानी है देखिए। सबसे पहली है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कहानी हमें पढ़नी भी है, हमारे नेट के सिलेबस में लगी हुई है ये कहानी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1904। दूसरी कहानी है कुंभ में छोटी बहू 1906, यानी 6 से छोटी 6 से 6, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कहने का मतलब यह है कि चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 और कुंभ में छोटी बहू 1906। उसके बाद है दुलाई वाली, यानी दुलाई ओढ़ के कब आई थी, वो साथ में आई थी और वो उसे खाने के लिए क्या दिया गया था, तो दालिया दिया गया था खाने के लिए। ठीक है, तो 1909 याद हो गई होगी। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और दालिया 1909। ठीक है, ये इनकी 4 कहानियाँ थी राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा लिखित। और इसमें से 2 कहानी जो है वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। एक है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी कहानी है दुलाई वाली। तो ये जो दुलाई वाली कहानी है उसे ही मैं पढ़ूंगी अभी। देखिए, दुलाई वाली प्रकाशन वर्ष है 1907, सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। और बंग महिला का जन्म वर्ष है 1882। ठीक है, देखिए कहानी क्या है। काशी जी के 10वां मेघ घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की तरफ आ रहा था। तो कौन से मतलब घाट में वो स्नान किया था, ध्यान रखेंगे, काशी जी के 10वां मेघ घाट में। ठीक है, स्नान किया था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे, यानी जब ये स्नान करके लौटा, ठीक है, तो उस टाइम कितना समय हो रहा था, तो 11 बज रहे थे। गदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य की वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। तो ये जो मनुष्य स्नान करके जो आया है यहाँ पर ये 10वां मेघ घाट से, ये पात्र की अगर हम बात करें तो ये है वंशीधर। ठीक है, और ये वंशीधर जो है वो कहाँ पहुँच गया है, तो अपने ससुराल आया है। और ससुराल में क्या बोल रहा है कि सीता सीता, तो सीता जो है इसकी साली है, यानी वंशीधर की साली हुई सीता। ठीक है, उसे ही आवाज़ दे रहा है। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तो ये जो सीता आई इसकी उम्र कितनी थी, तो 10 बरस थी। एनटीए पूछा हुआ है 24 में कि सीता नामक पात्र की उम्र कितनी थी, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, ऐसे करके पूछा हुआ है। और तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। यानी ये साली से कहा अपना कि दीदी को बुला लाओ, और उसकी दीदी आई, नई नई शादी ही हुई थी इन लोगों की, तो इसलिए यहाँ नवीना स्त्री उसे ही कहा गया है। और उसे देखकर बोलता है कि हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर और झुंझुलाकर बोली, आज ही जाना होगा, यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते, तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता, आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तो ये बात जानकी बोल रही है अपने पति यानी वंशीधर से कि कभी लड़की विदा किए होते तो तुम्हें पता होता, आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता।
तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहा है, आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहा है। तो ये मतलब इसका जो मित्र था नवल किशोर, वो कहाँ से आ रहा था, तो कलकत्ते से आ रहा था, और आगरे से, यानी वो भी अपनी पत्नी को लेकर उधर से आ रहा है। ठीक है। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे, यानी उधर से वो भी आ रहा है और इधर से ये भी जाएगा, यानी सब मिल करके एक साथ कहाँ जाएगा, तो मुगल सराय होते हुए इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बुंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। ये जानकी बोल रही है। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से क्या दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से, और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। ये बात जो है जानकी बोल रही है नवल किशोर के बारे में, कि वो जो इससे मजाक करता है ना, तो जानकी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगा, ए बुआ, देखो ना तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली कि खाने पहनने के लिए ही तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी, यानी इसको मजाक अच्छा नहीं लगता था। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। ऐसा तो होता ही है कि जब लड़कियाँ अपने मायके से अपने ससुराल की ओर जाती है तो रोना धोना तो निश्चित है ही कि रोएंगी ही, और तो इसलिए बोल रहा है कि तुमको जो रोना रुलाना जो करना होगा वो करके तुम तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। तो बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, और बनारस में उनका ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा कोई नहीं है, यानी इसका ससुर जी नहीं है बंसीधर के। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। तो दोनों में क्या रिलेशनशिप था, दोस्ती तो है ही, और साथ में ये कैसे भाई थे, तो ध्यान रखेंगे, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, कुछ भी देकर ऑप्शन पूछ सकता है। तो ममेरे भाई थे, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। अब ये सोची कि दीदी के साथ मैं भी चलूँगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। होता है ना कि मम्मी वो चीज़ छूट रहा है, देखना, मेरा फ़ोन दे देना, मेरा चार्जर जो है वो ना छूट जाए या मेरा कोई मेकअप वाला सामान ना छूट जाए। तो मतलब होता है ना हर चीज़ किसी तरह का चीज़ छूटे नहीं। बीच बीच में जो उसको याद आता था वो अपनी माँ को याद दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वाले की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहानी। इस टाइप की जो छोटी छोटी पंक्तियाँ आती हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पूछ सकता है कि छूछे को कौन पूछे, तो एक कहानी। ठीक है, ये पंक्ति कौन सी कहानी से ली गई है, ध्यान रखेंगे। दुलाई वाली है। सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं।